नमस्कार, सुबह 9 बजे में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, 2 जवान भी हुए शहीद। पुलिस और सुरक्षा बलों की साझा कार्रवाई। भारत और पाकिस्तान में संघर्ष विराम पर सहमति। आज होगी प्रोटोकॉल पर चर्चा। कुछ इलाकों में साझा गश्त का प्रस्ताव। बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे एफटीआई। सरकार ने कहा, आंदोलनकारियों के रवैये से फेल हुई बातचीत। 150 फिल्मी हस्तियों ने राष्ट्रपति से की हस्तक्षेप की मांग। कॉल ड्रॉप पर सख्ती बढ़ी। सरकार ने कंपनी मालिकों से दखल देने को कहा। कांग्रेस ने की कड़े कदम उठाने की वकालत। और भीषण बाढ़ और तूफान की चपेट में पूर्वी जापान, कई लापता, हजारों मकान बहे, हवाई और दूरसंचार सेवाएं ठप। चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इस कार्रवाई में सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। इलाके में और आतंकियों के छुपे होने की आशंका के मद्देनजर तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले 3 सितंबर को भी हंदवाड़ा में ही 4 आतंकी मारे गए थे और सेना का 1 जवान शहीद हो गया था। 23 अगस्त को भी घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया था। भारत में घुसपैठ और फायरिंग के बीच भारत और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के महानिदेशक आज भी वार्ता करेंगे। इससे पहले कल पाकिस्तान संघर्ष विराम उल्लंघन रोकने पर सहमत हो गया। आज फायरिंग की घटनाएं रोकने के लिए नए उपायों पर फैसला होगा। दोनों देशों ने वार्ता को 1 दिन बढ़ाने पर सहमति बनी है। भारत और पाकिस्तान सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के महानिदेशकों के बीच कल पहले दिन सीमा पर तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। दोनों देश नियमित तौर से फ्लैग मीटिंग और सीमा पर चौकसी की सूचना देने पर राजी हैं। बीएसएफ के महानिदेशक डीके पाठक ने पीटीआई से कहा कि पहले दिन वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई। हम इसे लेकर खुश हैं। बातचीत का मकसद कटुता को कम करना है। आज की वार्ता में संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं रोकने के लिए नए उपायों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान रेंजर्स ने जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में साझा गश्त का प्रस्ताव रखा है। दोनों देशों ने तय किया है कि वो पुरानी घटनाओं की बजाय नई चुनौतियों से निपटने पर चर्चा करेंगे। डीजी लेवल टॉक्स हो रही हैं, अभी तो खत्म नहीं हुई हैं। जब खत्म होगी तो फिर अपना हम रिएक्शन देंगे इंशाल्लाह। इस बीच वार्ता को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप भी दिख रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान को लेकर सरकार के पास स्पष्ट नीति नहीं है। बीजेपी का मानना है कि वार्ता होती रहनी चाहिए। इस सरकार की ना नीति ना नियत पाकिस्तान की तरफ साफ है। इनको अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। जो 10 साल से कहते आ रहे हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती, और अब भी ये जो डीजी स्तर की बातचीत है इसको रद्द किया जाना चाहिए। गोलाबारी के बीच में भी बातचीत होती है, रेंजर्स की और बीएसएफ की होती है। ये एक नेचुरल कोर्स में बातचीत होती है। पाकिस्तान को ये बताया गया है कि जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं उस भाषा में भारत जवाब देने में सक्षम है। उधर पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में फायरिंग जारी है। पुंछ के कृष्णा घाटी इलाके में कल फायरिंग में सेना का 1 जवान जख्मी हो गया। बुधवार रात भी जिले के भीमबेर इलाके में गोलीबारी की गई थी। सितंबर में अब तक 11 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हो चुका है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सहयोगी दल जल्द से जल्द सीट बंटवारा चाहते हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इस बारे में बीजेपी अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी है। हालांकि दिल्ली में मुलाकातों के दौर के बाद कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला बीजेपी पर छोड़ दिया है। बिहार चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर मंथन जारी है। इसी सिलसिले में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा गुरुवार को बीजेपी नेताओं से मिले। कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सीट बंटवारे पर जल्दी फैसला लेने को कहा है। हालांकि इस बीच मांझी ने भी कह दिया है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसला लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा।
हम लोगों ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से एक पत्र लिखकर श्री अमित शाह जी से कहा है कि जो भी तय करना हो भारतीय जनता पार्टी तय करे। हम लोग बिल्कुल उनके निर्णय से सहमत होंगे। प्रधानमंत्री के ऊपर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर विश्वास करते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि जो बिहार के हित में होगा, एनडीए के हित में होगा, वो करेंगे ये दोनों शख्स यानी प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके लिए हम लोगों ने उनको अधिकृत कर दिया। वो जो निर्णय लेंगे हमको मानना होगा। बीजेपी ने भी कहा है कि सीट बंटवारे के लिए सभी घटक दलों से व्यापक विचार विमर्श होगा। पार्टी ने कहा कि अगले 2-3 दिन में ये काम निपटा लिया जाएगा। बीजेपी ने सहयोगी दलों को इस मामले का सम्मानपूर्ण हल का आश्वासन दिया है। ये वार्ताओं की दौर अभी अंतिम चरण में है। हमें लगता है कल परसों में हम सब मिल करके पूरा इस सीट शेयरिंग का हम विवरण बिहार की जनता के सामने और देश के सामने रखेंगे। एनडीए बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है। मोदी अभी तक राज्य में कुल 4 रैलियां कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल मानते हैं कि उम्मीदवारों के नाम तय करने में देरी का असर चुनाव प्रचार पर पड़ सकता है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। मॉनसून सत्र को आगे बढ़ाने में नाकाम रहने के बाद अब सरकार शीतकालीन सत्र को जल्द बुलाने पर विचार कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद सत्र बुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी बिल को लेकर गंभीर है। We have a winter session. It can be preponed also if necessary, if there is an agreement, and we can still reach the deadline. The 2016 April, the states, more than half of the states has to approve it. That can be done. You can fast track it also. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और उत्तराखंड जाएंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले सहारनपुर के पास सरसावा में एक रैली करेंगे। चंडीगढ़ में नरेंद्र मोदी आवास योजना, हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ऋषिकेश में एक रैली करेंगे। वो स्वामी दयानंद सरस्वती आश्रम जाएंगे और स्वामी दयानंद गिरी से मिलेंगे। दूरसंचार नियामक ट्राई ने कॉल ड्रॉप को लेकर मोबाइल कंपनियों पर दबाव बढ़ा दिया है। सरकार ने समस्या को दूर करने के लिए कंपनियों के मालिकों से सीधे दखल देने को कहा है। साथ ही ऐसा नहीं होने पर कंपनियों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी। और इसी बीच कांग्रेस ने भी सरकार से इस समस्या से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। कॉल ड्रॉप की समस्या गहराने के बीच दूरसंचार विभाग के सचिव राकेश गर्ग ने प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के मालिकों को फोन लगाया और इस मामले में सरकार की चिंताओं से अवगत कराया। ट्राई ने यह भी कहा है कि वो कॉल ड्रॉप और ग्राहकों को मुआवजे के बारे में अंतिम सिफारिशें 15 अक्टूबर तक पेश करेगा। ट्राई इस बारे में एक परामर्श पत्र पहले ही जारी कर चुका है। इस बीच कांग्रेस ने सरकार और ट्राई से कॉल ड्रॉप के मामले में कड़े कदम उठाने को कहा है। साथ ही कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने मोबाइल टावरों को सुरक्षित बताए जाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। यहाँ पर एक नेशनल टावर पॉलिसी होनी चाहिए और ये नेशनल टावर पॉलिसी हमारे उसकी अभाव के अंदर, नेशनल टावर पॉलिसी के अभाव में हम लोग देख रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे दिल्ली के अंदर और मुंबई में भी पहले टावर लगने देते हैं, उसके बाद में जब टावर हटाते हैं तो उसके बाद में पूरा का पूरा नेटवर्क डिसरप्ट हो जाता है। इधर कॉल ड्रॉप की समस्या के मद्देनजर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने केंद्र सरकार की इमारतों पर टावर लगाने को मंजूरी देने के निर्देश दिए हैं। नियामक ने बुधवार को इस समस्या के बारे में दूरसंचार कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की थी और कंपनियों से सेवाओं में सुधार करने को कहा था। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि अगर हालात में सुधार नहीं होता तो जुर्माने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार बुजुर्गों के लिए नई स्वास्थ्य योजना शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कल इसके लिए निवेश योजनाओं में पड़ी बिना दावे वाली राशि का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने देश में डॉक्टरों की भारी कमी पर भी चिंता जताई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कोच्चि में बुजुर्गों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बड़ा ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि सरकार नई स्वास्थ्य योजना पर काम कर रही है। इसके लिए निवेश योजनाओं में बिना दावे वाले 9,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल होगा। All the unclaimed amounts in various government investments are now to be taken over and used for providing healthcare to senior citizens. It's a program which is under consideration. वित्त मंत्री केरल के करुण ने बेनीवोलेंट फंड की सफलता कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसके तहत करुण ने लॉटरी से होने वाली आय से गरीबों का इलाज होता है। अब तक 1,11,111 लोगों के बीच 800 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। And I'm sure this scheme, having become extremely successful, will continue to be improved upon, emulated by other states, and other good examples from other states also being learnt as illustrations which can be emulated by the state of Kerala. वित्त मंत्री ने माना कि देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन अब भी 5 लाख डॉक्टरों की कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंबई में 2006 में लोकल ट्रेनों में हुए विस्फोट में आज मकोका अदालत फैसला सुना सकती है। धमाकों में 188 लोगों की जान गई थी। सुनवाई पिछले साल अगस्त में पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र एटीएस ने 13 आरोपियों को पकड़ा है। आजम चीमा समेत 14 आरोपी फरार हैं। 8 साल तक चली सुनवाई के दौरान करीब 200 चश्मदीदों से जिरह हुई। 11 जुलाई 2006 को लोकल ट्रेनों में 7 बम फटे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन का दूसरा दिन। बनारस घराना और मिश्रा बंधु अपने संगीत के जो वैल्यूज हैं वो समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम खाना खाते हैं तो वैसे गाना भी गाना है। जिस दिन गाना नहीं गाया उस दिन खाना खाने के हकदार नहीं। मिलिए शख्सियत में रितेश और रजनीश मिश्रा से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। वेलकम बैक और खबरों में बढ़ेंगे आगे। भोपाल में चल रहे विश्व हिंदी सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सत्र की शुरुआत आज विदेश नीति, प्रशासन, वैज्ञानिक क्षेत्र, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी विषय पर चर्चा से होगी। सम्मेलन में विधि और न्याय क्षेत्र के साथ बाल साहित्य में हिंदी विषय पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा हिंदी पत्रकारिता और संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता पर भी विद्वान अपने विचार रखेंगे। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में भाषाओं का अनमोल खजाना है और इनको हिंदी से जोड़ने पर राष्ट्रभाषा और मजबूत होगी। सम्मेलन में हिस्सा ले रहे विशेषज्ञों ने हिंदी अनुवाद को बढ़ावा देने के मकसद से अलग मंत्रालय के गठन की सिफारिश भी की। विद्वानों ने देश के पूर्वोत्तर इलाके में हिंदी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी भाषा के महत्व को कुछ इस तरह बयां किया। भोपाल में 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा को और समृद्ध बनाने के लिए और कोशिशें करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भाषाओं के लुप्त होने पर भी चिंता जताई। हमारी भाषा की भक्ति ऐसी भी न हो कि जो एक्सक्लूसिव हो, हमारी भाषा की भक्ति भी इंक्लूसिव होनी चाहिए, हर किसी को जोड़ने वाली होनी चाहिए। तभी जाकर के वो समृद्धि की ओर बढ़ेगी।
इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन को पिछले 9 सम्मेलनों से अलग करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले सम्मेलन साहित्य आधारित थे, जबकि इस बार का हिंदी सम्मेलन भाषा केंद्रित है। विदेशों में हिंदी शिक्षण की सुविधा, भारत में विदेशियों के लिए हिंदी अध्ययन की सुविधा, देश और विदेश में प्रकाशन की समस्याएं और समाधान, और एक बहुत प्रमुख विषय चुना है हिंदी पत्रकारिता और हिंदी संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता। सम्मेलन में 39 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में साहित्य और सिनेमा की बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। समापन समारोह पर अभिनेता अमिताभ बच्चन विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहां से अथिला कोथालवाला जो कि संस्थापक हैं हिंदी संस्थान श्रीलंका की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका अथिला जी। और आपसे पहला सवाल ये है कि श्रीलंकाई साहित्य को हिंदी में अनुवाद करने पर कोशिशें जो हो रही हैं वो कितनी रंग ला रही हैं? बहुत कोशिशें हैं। अभी वहाँ के बहुत हिंदी विद्वान हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी पढ़ाई जा रही है, और साथ में यहाँ पे बहुत निजी संस्थाओं में और ICCR भी हिंदी से जुड़े हुए हैं। तो उनसे जुड़े हुए विद्वान हैं जो यहाँ के साहित्य को हिंदी में सिंहली में अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हैं जी। अभी काफ़ी हो भी चुका है। प्रेमचंद जी के तो मेरे ख्याल से सारे के सारे उपन्यासों का अनुवाद सिंहली में हो चुका है जी। अभी आगे और लोग जी ठीक है। आपसे ये जानना चाहेंगे, तमिल साहित्य की अगर हम बात करें तो श्रीलंकाई साहित्य के काफी करीब है, इसका फायदा हिंदी को कितना मिलेगा आपकी नजर में? वैसे तो सिंहली और तमिल दोनों भाषाओं में अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं और अलग अलग भी हैं। अभी मैं सिंहली हूँ लेकिन मैं तमिल समझ नहीं पा रही हूँ जी। लेकिन सिंहली तमिल दोनों समझने वाले हैं और बहुत सारे तमिल लोग हिंदी सीख भी रहे हैं, तो उनके द्वारा यहाँ का साहित्य सिंहली में तमिल में अनुवाद हो सकता है जी। और आपसे ये भी सवाल है मेरा, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम में श्रीलंका का जो पार्टिसिपेशन है वो अब तक कम रहा है। विश्व पुस्तक मेले में श्रीलंका की भागीदारी कैसे बढ़ेगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे भी उम्मीद करें कि पार्टिसिपेशन अब बढ़ेगा? वैसे तो इस बार भी कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं थे, मतलब यहाँ से कोई इन्वाइटी तो नहीं थे। मैं अपने खुद के बल पर यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे लगा यहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन में बहुत सारे हिंदी विद्वान होंगे, विशेषज्ञ होंगे, उनसे हमें मार्गदर्शन मिलेगा। वापस जाने पर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में हमें प्रोत्साहन भी मिल सकता है, इसलिए आ गई हूँ। तो मैं भी ये उम्मीद करती हूँ, जैसे कि कल नरेंद्र मोदी जी का भाषण था, सुषमा जी का भाषण था, यहाँ के मुख्यमंत्री जी का भाषण था, सब उत्साहवर्धक था जी। तो मैं चाहती हूँ आगे हमारे यहाँ से भी और प्रतिनिधि को बुलाया जाए जी। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है, मैं तो वही उम्मीद करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आ जाए। बिल्कुल, हमारी भी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो श्रीलंका का बढ़े। इस तरह के कार्यक्रम में ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। गजेंद्र चौहान को हटाने को लेकर पुणे के FTII संस्थान के छात्रों ने आंदोलन तेज कर दिया है। 3 छात्र बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उधर फिल्म जगत की 150 से ज्यादा हस्तियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। आंदोलन को तेज करते हुए पुणे के FTII के 3 छात्र गुरुवार से बेमियादी अनशन पर चले गए हैं। संस्थान के छात्र चेयरमैन पद से गजेंद्र चौहान को हटाने के लिए 91 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने FTII प्रशासन को चिट्ठी लिखकर मौजूदा संकट का तुरंत हल निकालने की अपील की है। Isn't resolving this issue part of their mandate, part of their job description? What is it in these 90 days that they have officially done to resolve this crisis? Is a huge question I have in my mind.
स्थायी समाधान के लिए फिल्म जगत की 150 से ज्यादा हस्तियों ने चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से हस्तक्षेप की अपील की है। We think our voice will be heard. These are people who have signed. This memorandum is going to be sent not only to the president, but it's going to be sent to the prime minister of the country and also the minister of IMB. सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि सरकार हर मुद्दे का समाधान निकालने को तैयार है। We have been extremely liberal with the students there. Unfortunately, the students have taken an extreme hard line. We are ready to resolve all issues. We have had multiple talks with them. There have been innumerable backdoor negotiations with the students. इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में दखल देने से मना करते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। अगस्त में 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने पुणे जाकर जमीनी हकीकत समझने की कोशिश की। टीम ने पिछले हफ्ते ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ही रिपोर्ट सौंप दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। घरेलू हिंसा के मामले में घिरे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उनकी पत्नी लिपिका की शिकायत पर गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती का बचाव करते हुए इसे जहां साजिश बताया, तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनहीन करार दिया है। अब मुझे लगता है कि इसके पीछे एक षड्यंत्र भी मुझे दिखाई पड़ता है, क्योंकि डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन जो पुरानी थी, उन्होंने अपना टेन्योर खत्म होने के पहले जिस तरीके से पूरे मामले को बंद किया, बंद करने के बाद पुलिस को मामला पुलिस के पास फॉरवर्ड किया, उससे लगता है कि इस पूरे मामले को एक दूसरा रंग देने की कोशिश की जाए। वास्तव में ये उनका अपना घरेलू मामला है, लेकिन चूंकि आप पब्लिक डोमेन में हैं और आप पूर्व मंत्री रहे हैं, आप विधायक हैं, तो आम आदमी पार्टी के राज में महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी, ये बड़ा प्रश्न है। ओडिशा के मलकानगिरी में 120 माओवादी समर्थकों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 16 माओवादी शामिल हैं। पुलिस की माने तो माओवादियों की हिंसक गतिविधियों से विकास में बाधा आ रही है, जिसका विरोध करते हुए पेरूभाई गांव के इन तमाम लोगों ने सरेंडर किया। पिछले 10 दिन में ये तीसरी दफा है कि माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इससे पहले 8 सितंबर को कलीमेला पुलिस थाने में 150 और 31 अगस्त को सियालकोट इलाके में 100 माओवादी समर्थकों ने सरेंडर किया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि देश में स्वच्छता के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि 1 साल में स्वच्छता अभियान ने कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। कल स्वच्छता अभियान में शामिल हस्तियां राष्ट्रपति भवन में जुटी। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने एक किताब जारी की। इसकी पहली प्रति राष्ट्रपति को भेंट की गई। In addition to building affordable and sustainable such infrastructure, the mission success is equally, if not more, dependent on each individual's action. असम में बाढ़ से आई तबाही के बाद अब हालात में सुधार आने लगा है। 21 पीड़ित जिलों में 10 से अब पानी घटने लगे हैं, जबकि बाकी के जो 11 जिले हैं उसमें अभी भी बाढ़ अपनी चपेट में लिए हुए है। 48 लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों बेघर हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में पिछले महीने आई बाढ़ का अब अंदाजा लगाया जा रहा है। नुकसान किस स्तर पर हुआ, इसका आंकलन करने के लिए केंद्रीय टीम राज्य का दौरा कर रही है। घर डूबे, खेत डूबे, तमाम रास्ते पानी से तरबतर हैं। ऐसे में चंद लफ्जों में तबाही का आलम बयां करना नामुमकिन है। कई दिनों तक तबाही मचाने के बाद असम में अब भी हालात मिले जुले हैं। 10 जिलों में पानी का स्तर कम होने लगा है, जबकि 11 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। धेमाजी, बांगईगांव, सोनितपुर, बारपेटा, मोरीगांव, काचर, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, धुबरी, गोलपाड़ा और नागांव में हालात अब भी जस के तस हैं। यहाँ तकरीबन 5,16,000 लोग पीड़ित हैं। 36,000 एकड़ कृषि जमीन में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। धुबरी और जोरहाट में अब भी ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राहत कार्य जारी है।
अलग अलग टीमें बचाव में तत्पर हैं। 11 पीड़ित जिलों में बने 118 राहत कैंपों में 38,000 लोग शरण लिए हुए हैं, जहां उनके रहने खाने पीने का बंदोबस्त बराबर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में बाढ़ से हुए नुकसान का अनुमान लगाने की कवायद शुरू हो गई है। 10 सदस्यीय केंद्रीय टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल में है। मकसद 2 दिन के दौरे में ज्यादा से ज्यादा बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करने का है, जिसके बाद दिल्ली जाकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पिछले महीने पश्चिम बंगाल के 12 जिलों में बाढ़ आ गई थी, जिसमें 132 लोगों की मौत हुई थी, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए थे। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले महीने प्रधानमंत्री से 21,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वी जापान भीषण बाढ़ की चपेट में है। तेज बारिश ने जहां 90,000 लोगों को प्रभावित किया, वहीं कई लोग लापता हो गए हैं। जापान सरकार ने हालात पर जल्द काबू पाने के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। तस्वीरें बता रही हैं कि भारी बारिश और बाढ़ ने जापान को किस कदर ठप कर दिया है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। भीषण बाढ़ से हजारों घर तबाह हो चुके हैं। अचानक आई तेज बारिश में जहां 2 लोग लापता हैं, वहीं हजारों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन को हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ रही है। जापान सरकार ने राहत और बचाव काम तेज करने का आदेश दिया है। 今後も地域が経験したことがないような大雨が降り続く恐れがあります。政府一丸となって人命の安全確保を第一に。जापान के लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में आई ये सबसे भीषण बाढ़ है। वहीं मौसम विभाग ने खतरे को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कहते हैं कभी तो हारेगी मौजे तेरे यकी से, साहिल पर रोज तू एक घरौंदा बनाकर दे। कुछ ऐसे ही जज्बे की मिसाल पेश की है रांची के अनगढ़ा प्रखंड के सुनु आबेड़ा गांव ने। यहां पहाड़ पर बनाए गए वाटरशेड योजना को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस पुरस्कार 2015 के लिए चुना है। साथ ही जल संरक्षण मॉडल के तौर पर इसे देश भर में लागू करने का भी विचार है। चौबीस घंटे साफ स्वच्छ पानी सुनवाबेड़ा गांव के निवासियों के लिए एक सपना था, लेकिन गांव वालों की कड़ी मेहनत और झारखंड राज्य वाटरशेड मिशन के सहयोग से आज ये एक हकीकत है। योजना से अनगढ़ा के सुनवाबेड़ा ही नहीं बल्कि सिरका सहित अन्य कई गांवों की करीब 200 एकड़ बंजर जमीन पर हरियाली छा गई है। जब किसान सबको जरूरत पड़ता है तो टैंक में पानी स्टॉक करके उसके बाद हर खेत में किसान सब अपना सिंचाई के लिए ले जाते हैं। इलाके में पानी कम नहीं था, लेकिन दिक्कत थी कि पहाड़ों से बहकर पानी नालों में बह जाता था। ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग के जल छाजन मिशन के अधिकारियों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर पहाड़ से निकलने वाले पानी को ऊपर ही रोकने का तरीका निकाला। सरकार से चेक डैम निर्माण के लिए मंजूरी ली गई। कड़ी मेहनत के बाद 1 साल में डैम तैयार हुआ और अब पाइप की मदद से गांव में पानी की सप्लाई की जाती है। इस पानी का इस्तेमाल पीने और सिंचाई के लिए हो रहा है। हमारे यहाँ जल की भी कमी नहीं है, सिर्फ जल को कैसे संरक्षण दे करके और उसका उपयोग हम लोग खेती के लिए करें, पेयजल के लिए करें। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में यह एक तरह से हम लोग के लिए प्रेरणा बनेगा। नेचुरल फ्लो से वो नीचे आया और फिर नेचुरली वो जो है उसका उपयोग जो है डिफरेंट कृषि के क्षेत्र में भी कर रहे हैं, गांव वाले पीने के इसमें भी कर रहे हैं, क्योंकि वाटर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सुनवाबेड़ा गांव में तो पानी की किल्लत दूर हो गई है, लेकिन झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले आज भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में सुनवाबेड़ा गांव का जल संरक्षण मॉडल सूखा पीड़ित इलाकों के लिए वरदान साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर हेडलाइंस पर।
जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, 2 जवान भी हुए शहीद। पुलिस और सुरक्षा बलों की साझा कार्रवाई। भारत और पाकिस्तान में संघर्ष विराम पर सहमति, आज होगी प्रोटोकॉल पर चर्चा। कुछ इलाकों में साझा गश्त का प्रस्ताव। बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे FTII के छात्र, सरकार ने कहा आंदोलनकारियों के रवैये से फेल हुई बातचीत। 150 फिल्मी हस्तियों ने राष्ट्रपति से की हस्तक्षेप की मांग। कॉल ड्रॉप पर सख्ती बढ़ी, सरकार ने कंपनी मालिकों से दखल देने को कहा। कांग्रेस ने की कड़े कदम उठाने की वकालत। और भीषण बाढ़ और तूफान की चपेट में पूर्वी जापान, कई लापता, हजारों मकान बहे, हवाई और दूरसंचार सेवाएं ठप।